हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 16.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 16.4 करने से पहले आपको 16.1 और 2 पता होनी चाहिए, जिसके अंदर अपन ने स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, प्रायिकता गुणन कैसे किया जाता है, और तीसरी चीज जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी वो पड़ी थी। तो 16.1 और 2 के लिंक्स मैंने यहां पर आपको दे रखे। तो यहां पर जाकर 16.1 और 2 को बहुत अच्छे से समझिएगा। उनको उनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे बिना अपन 16.4 में अगर डायरेक्ट घुस जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि पहले ये दोनों एक्सरसाइज कीजिए, फिर 16.4 अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 16.4 एक्सरसाइज के अंदर क्या है, जो रैंडम वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल इन यादृच्छिक चर, उसका अपन को माध्य, प्रसरण और मानक विचलन, ये तीन चीज अपन को निकालनी होती थी। लेकिन ये जो नया सिलेबस अपने पास रिड्यूस होके आया है, उसके अंदर अपन को रैंडम वेरिएबल जो है यादृच्छिक चर, इसका माध्य, प्रसरण और मानक विचलन ये ज्ञात नहीं करने। अपन को सिर्फ दो चीजें ज्ञात करनी है। एक तो अपन को पता होना चाहिए रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में, और दूसरा उसका बंटन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक तो अपन को यह पता होना चाहिए कि यादृच्छिक चर, ठीक है, ये क्या होता है, यादृच्छिक चर कह दें या रैंडम वेरिएबल। ये चीज क्या है, इसके बारे में, इसको क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर क्या है। दूसरा है इसका बंटन, बंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन। अपन को सिर्फ ये दो चीजें ही निकालनी है। पहले इसके अंदर क्या होता था, एक तो माध्य, एक प्रसरण और एक मानक विचलन। मानक विचलन, ये तीन चीजें पूछी जाती थी, ठीक है। ये तो था मेन, ये था प्रसरण को क्या बोलते हैं, प्रसरण का था वेरिएंस, दूसरा था वेरिएंस, और तीसरा जो है ये है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीन चीजें हमको निकालनी पड़ती थी, लेकिन जो सिलेबस रिड्यूस हुआ उसके अंदर ये तीनों चीजें हटा दी गई है। तो अपन को सिर्फ ये सिंपल दो चीजें, और मजे की बात है जहां तक पिछले साल का पैटर्न है एग्जाम का, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती थी, या तो 16.3 में से रहती थी या 16.4 में से रहती थी। तो 16.3 तो हटा दी गई है, तो बची कौन सी, 16.4। तो 100% जो है इस बार 6 नंबर का जो प्रश्न है वो इसी एक्सरसाइज में से आएगा। तो स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान से समझिएगा कि ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गई है एग्जाम के व्यू पॉइंट से, क्योंकि 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना इसी एक्सरसाइज अकेली में से है इस बार। तो आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। वैसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन में स्टार्ट आपको करवा के समझा दूंगा, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा। जो उसका मेन पार्ट है वो अपन क्वेश्चन में ही समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेके, और जो जो चीजें मैं बताता हूं उनको नोट डाउन करते रहिएगा। वही आपके लिए नोट्स का काम करेंगी, नोट्स का काम करेंगी। और क्वेश्चंस जो हैं उनके पहले जो थ्योरी लिखाता हूं वो थ्योरी आप एकदम सही ढंग से लिखिएगा, ताकि आपको हर क्वेश्चन में वो थ्योरी काम आती रहे। तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो अब अपन देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर क्या होता है। थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें अपन को सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल निकालते कैसे क्वेश्चन में। अगर बुक की परिभाषाएं देखेंगे रैंडम वेरिएबल की तो बहुत अजीब व गरीब है, उससे आपको चीज समझ में नहीं आएगी। रैंडम वेरिएबल एक चर राशि है। जैसे एक सिक्के को मैं 2 बार उछालता हूं, ठीक है, एक सिक्के को 2 बार टॉस किया, ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछाला। तो अब इस सिक्के को 2 बार, कॉइन को 2 बार टॉस करने पर टोटल स्थितियां, कुल परिस्थितियां जो होती है उसको कहते हैं सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। तो सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि कितनी बनेगी, कुल स्थितियां सबको पता है, HH, HT, TH और TT। ये कुल परिस्थितियां या कुल स्थितियां बनेंगी कब एक सिक्के को 2 बार टॉस किया जाता है तब, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्थितियां बन गई। अब कुल स्थितियों में से और कितनी नई स्थितियां बनती है, देखो कुल स्थितियां ये है, तो अब इसमें से और क्या स्थितियां बनेंगी, चित्त आना और पट आना। चित्त का आना या पट का आना। या तो आएगा चित्त,
या क्या आएगा, पट। तो दो स्थितियां होंगी, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। तो हेड का आना या टेल का आना किसी भी प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस या कुल स्थितियों में से किसी छोटी अलग अलग स्थितियां जो है उसमें से क्या क्या बन सकती है, चित्त आएगा या पट आएगा। तो जैसे मान लो मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं, चित्त की, यानी चित्त का आना को अपन एक अलग वेरिएबल नाम देते हैं, वो भी होता है सैंपल स्पेस। तो चित्त का आना को हम नाम देते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर। अब देखो चित्त का आना यानी हेड अकर्स, ठीक है। तो हेड का अकरिंग होना यानी हेड आना, इसमें से अपन ने क्या मान लिया इसको, रैंडम वेरिएबल। अब देखो कैसे इसको, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल यानी इसको हिंदी में लिखेंगे यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर। ये रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर को अपन किससे बताते हैं, कैपिटल एक्स से, ठीक है। तो हेड का आना या चित्त का आना इसको अपन कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो इसमें कितनी चित्त आने की संभावना है, सबसे पहले जीरो चित्त, यानी एक भी चित्त नहीं आए। तो एक भी चित्त नहीं आएगा तो ऐसी कंडीशन देखो यहां पर कौन सी है, केवल ये वाली। तो समझ में आ गया, x बराबर जीरो, x बराबर जीरो यानी x अपन ने क्या माना था, चित्त का आना। अब x बराबर जीरो यानी एक भी चित्त नहीं आना, तो कंडीशन कौन सी हो गई, टी टी वाली। तो इस पर ये कंडीशन कौन सी बनेगी, टी टी। अब x बराबर एक मैं लेता हूं, रैंडम वेरिएबल को क्या लेते हैं, 1, यानी चित्त x क्या है, यादृच्छिक चर, कौन सा, चित्त का आना। तो यानी एक चित्त का आना, तो एक चित्त कहां पर है, एक तो यहां पर आएगा और दूसरा चित्त यहां पर आएगा, ठीक है। देखो एक ये रहा h और ये के रहा h, यानी एक चित्त आना। तो एक चित्त आने की जो कंडीशन है, स्थिति है, उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी, 1, और स्थितियां कितनी है, 2। तो देखो यहां पर स्थिति क्या हो गई, एक तो हो गई ht और दूसरा हो गया th। आया समझ में। अब बात आती है x की वैल्यू कितनी होगी, 2। x की वैल्यू 2 का मतलब क्या, रैंडम वेरिएबल हो गया 2, यानी चित्त के आने की स्थितियां कितनी है, 2। तो चित्त के आने की स्थिति 2 कहां पर है, केवल और केवल यहीं पर। तो x बराबर 2 पर जो स्थिति बनेगी वो क्या होगी, HH। समझ में आया। इसी प्रकार टेल्स के लिए भी अपन कर सकते हैं। ये तो अपन ने किसके लिए किया था, हेड के लिए यानी चित्त के लिए। पट के लिए भी सेम टू सेम कंडीशन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिक्के का एग्जांपल लेके समझाया कि एक सैंपल स्पेस के बाद उसके अलावा जो बनने वाली स्थितियां हैं, ठीक है, जो कि इसी में मौजूद होती है सैंपल स्पेस में, वो स्थितियां जो कि सैंपल स्पेस में मौजूद होती है और अपन क्वेश्चन में उसको उनका प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाती है, रैंडम वेरिएबल एक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ अपन को ये देखना है कि किसी भी प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस यानी कुल स्थितियां उसकी जो है उसमें से कितनी कंडीशंस और बनती है, चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। उन कंडीशन को जो प्रश्न के अंदर पूछी गई है उसे अपन क्या कहेंगे, रैंडम वेरिएबल। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो किताब के अंदर दे रखे, आप देख लेना, उसमें से चीज आपको समझ में नहीं आएगी। अपन को क्वेश्चन करने के लिए ये चीज पता होनी चाहिए कि रैंडम वेरिएबल कौन सी होती है। प्रतिदर्श समष्टि में से जो प्रश्न के अंदर पूछी गई है, टोटल जो स्थितियां होंगी उसमें से जो प्रश्न के अंदर पूछी जाती है वो रैंडम वेरिएबल या यादृच्छिक चर कहलाती है। ये ध्यान रखना। इस प्रकार से उनकी वैल्यूज को अपन फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हुआ रैंडम वेरिएबल या यादृच्छिक चर किसे कहते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। अब अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अपन प्रायिकता बंटन यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन को फाइंड आउट करना है। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, इस रैंडम वेरिएबल के बारे में भी और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारे पास है उसमें कहता है कि एक तो अपन को देखो ये रैंडम वेरिएबल दे रखा है यादृच्छिक चर, और यादृच्छिक चर के सामने उसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो इस प्रकार से हमको एक टेबल के फॉर्मेट के अंदर दे रखा है और पूछता है कि भाई इन रैंडम वेरिएबल्स के लिए 0, 1, 2 के लिए क्या ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकताएं
ये संभव है या नहीं, ये पॉसिबल है क्या 0 के लिए ये प्रायिकता है, 1 के लिए ये प्रायिकता है और 2 के लिए ये वाली प्रायिकता है। तो देखो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो छोटे नंबर के अंदर इस बार शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रायिकता में अभी तक बड़े नंबर वाले जो चैप्टर थे वो हटा दिए जा चुके हैं। तो हो सकता है कि छोटे नंबर में ये पूछ लिया जाए कि भाई दी हुई यादृच्छिक चरों के लिए क्या ये प्रायिकताओं के मान संभव है या नहीं। तो इस प्रकार के कभी भी अपने पास क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो अपन को उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो प्रायिकताएं दे रखी होती हैं उनको जोड़ देते हैं, प्रायिकताओं को जोड़ देते हैं। अगर उनका मान इकाई आता है, इकाई यानी यूनिट यानी 1, अगर 1 आ जाता है तो अपन क्या कहेंगे कि दी गई यादृच्छिक चर यानी रैंडम वेरिएबल्स के लिए ये प्रायिकता जो है, ये प्रोबेबिलिटी वो पॉसिबल है। तो इसके लिए एक लाइन लिखनी है अपन को, क्या लिखेंगे, यदि दिए गए निकाय में, निकाय मतलब ये पैटर्न, निकाय में सभी प्रायिकताओं का मान सभी प्रायिकताओं का योग, मान नहीं, योग इकाई हो, इकाई मतलब 1 आना चाहिए जोड़ने पर, इकाई हो, तब यह यादृच्छिक चर के लिए चर के लिए प्रायिकताएं संभव होंगी। क्या लिखेंगे, इफ द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, इंग्लिश में इसको बताता हूं वो आप लिख लीजिएगा, इफ द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी बिकम्स यूनिट, ठीक है ना, इफ द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी बिकम्स यूनिट्स, सो फॉर द गिवन सिस्टम द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज पॉसिबल फॉर द गिवन प्रोबेबिलिटी। ये लाइन आपको लिखनी है इंग्लिश के अंदर, ठीक है, तो ये लिख देना आप। अब देखो इसके लिए चेक करते हैं कुल प्रायिकताएं, यहां करते हैं अपन कुल प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो इनको ऐड कर देते हैं। देखो क्या होगा, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, ठीक है, इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड कर दो, सामने दिख रहा है क्या आएगा 1.0। तो कुल प्रायिकता इस निकाय की यानी इस सिस्टम की टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कुल जोड़ने पर प्रायिकताओं का योग कितना आया, या कुल प्रायिकता नहीं लिखेंगे, प्रायिकता का योग, प्रायिकता का योग, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये अपन को लिखना है। तो प्रायिकता का योग करने पर 1 आया, 1.0 यानी 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना मिला अपन को 1, तो अपन क्या कह देंगे कि भाई दी गई यादृच्छिक चर के लिए ये प्रायिकताओं के मान संभव है, फॉर द गिवन रैंडम वेरिएबल्स द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी आर पॉसिबल, बस इतनी सी बात लिखनी है। तो ये सभी के अंदर अपन यही लाइन लिखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने चेंज कर दिया है, 1 0 1 2 और प्रायिकताएं दे रखी 0.6 0.1 और 0.2, तो प्रायिकताओं का योग करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रायिकताओं का योग, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इनको सभी को ऐड कर देते हैं। देखो 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, तो 6 और 2 7 8 और 1 9, 0.9, तो 0.9 जो है वो 1 तो नहीं हुई, 1 से छोटी होगी। तो ये जो निकाय है, ये जो सिस्टम है, इसके लिए ये जो हमें रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं उनके लिए प्रायिकताओं के मान ये संभव नहीं होंगे, क्योंकि इसका सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकताओं का योग है वो क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो ये लाइन अपन को लिखनी पड़ेगी कि यहां पर प्रायिकताओं का योग 1 से छोटा है,
इसको ऐसे प्रायिकता को लिखते हैं पी एक्स, और जोड़ को क्या कहेंगे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ रहा है, 1 से लेसर। प्रायिकताओं का सम यानी जोड़ जो है वो 1 से छोटा आ रहा है, अतः दी गई यादृच्छिक चरों के लिए प्रायिकताओं के ये मान संभव नहीं होंगे। फॉर द रैंडम वेरिएबल्स गिवन प्रोबेबिलिटीज वैल्यू विल नॉट बी पॉसिबल। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। इसका तीसरा जो पार्ट है उसमें रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी में ये दे रखे हैं 0 1 2 3 4, ये तो रैंडम वेरिएबल और प्रायिकताएं उनकी दे रखी है। देखो यहां पर जब हम प्रायिकता को देखते हैं तो माइनस का 0.01, तो कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती, ये अपन को मालूम है। तो दिए गए रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर 3 के लिए ये प्रायिकता का मान संभव ही नहीं है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी ही नहीं। मतलब प्रायिकताओं का जो योग होगा, भले वो करें चाहे नहीं करें, यहीं से पता पड़ जाता है कि भाई इस दिए गए मान के लिए संभव नहीं है। तो क्योंकि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये लिख सकते हैं यादृच्छिक चर x बराबर 3 के लिए प्रायिकता का मान संभव नहीं है, क्योंकि यह मान ऋणात्मक है। ये मान कैसा दे रखा अपन को, ऋणात्मक यानी नेगेटिव। तो कभी भी ऋणात्मक मान प्रायिकता का संभव नहीं होता, अतः इस पूरे निकाय के लिए जो प्रायिकताओं का योग होगा वो 1 या 1 से बराबर नहीं आएगा, क्योंकि सभी को जोड़ के आंसर कितना आना चाहिए 1। यहां तक लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो इसका यूज से भी अपन को करके देख लेते हैं। देखो सिग्मा पी एक्स, ठीक है, कैपिटल आएगा यहाँ पे सिग्मा पी एक्स। तो इन सबको जोड़ देते हैं। देखो 0.1 0.5 0.6 7 8 0.8 9 10 11, यानी 1.1 में से ये घटाएंगे तो 1.09। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1.09 हमारा आंसर आएगा। तो 1.09 है, वो भी 1 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, सभी प्रायिकताओं का योग जो है वो क्या आना चाहिए था 1, जबकि अपने क्या आ रहा है 1.09। अतः ये वाली लाइन अपन वापस लिख देंगे कि दी गई यादृच्छिक चरों के लिए प्रायिकताओं का जो मान है वो यहां पर संभव नहीं होंगे, क्योंकि इन सभी का योग कितना आना चाहिए था 1, जबकि हमारे आ रहा है 1.09। लेकिन अपन इस प्रश्न के अंदर पर्टिकुलर यहां पे तो माइनस आ गया, तो यहां तक लाके भी अपन इसको छोड़ सकते हैं इस जगह तक, ठीक है। या फिर ये करके देखेंगे तो भी बात वही है, जैसा आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपन को दे रखा है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, यानी 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन को टॉस किया गया, उसमें चित्त का आना एक यादृच्छिक चर अपन को लेना है इसमें। यानी अगर इसमें हेड आता है, अगर प्रश्न में हेड आता है, हेड अकर्स, तो उसको अपन रैंडम वेरिएबल लेंगे। रैंडम वेरिएबल यानी x की वैल्यू, उसी को लेट करेंगे। तो चित्त का आना उसको यादृच्छिक चर यानी क्या मानेंगे, x। क्लियर है बात। तो अब ये कह रहा प्रायिकता बंटन बनाइए, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रायिकता बंटन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये चीज आपको बताने वाला था। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रायिकता बंटन वही चीज है जैसा आप अपन ने ये पहला प्रश्न किया था, तो उसके अंदर टेबल के अंदर बना रखा था। यहां पर तो वैल्यूज दे रखी थी x की, ठीक है, एक तो वैल्यू x की दे रखी थी और एक प्रायिकता की वैल्यू दे रखी थी। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को एक टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल के अंदर अरेंज करना, जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर बुक में ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, प्रायिकता बंटन कहलाता है, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेड आने को अपन अगर x लेट करते हैं, यानी
जो रैंडम वेरिएबल है वो इस प्रश्न के अंदर ही दे रखा है कि अपन को x जो है वो हेड अक्कर होना, यानी एक चित्त का आना, वो अपन को यादृच्छिक चर के रूप में लेना है। तो x की वैल्यूज लिखेंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रायिकता है, वो लिखेंगे और उन दोनों को टेबल के फॉर्म में जमाना, सिर्फ इतना सा करेंगे और ये हमारा प्रायिकता बंटन यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो बहुत सिंपल है। अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब अपन इसका टोटल स्टार्टिंग पहले देखते हैं कि सैंपल स्पेस कैसे बनता है। तो दो सिक्कों को उछालने पर देखिए, दो सिक्कों को अगर उछालेंगे तो इसका यहां से सॉल्यूशन यानी हल यहां से अपन करते हैं। दो सिक्कों को उछाला तो सैंपल स्पेस क्या बना इसका, एक तो बनेगा हेड हेड, एक आएगा हेड टेल, एक आएगा टेल हेड और एक आएगा टेल टेल। ये इसका सैंपल स्पेस बना, ठीक है। अब अपन को क्या कह रहा है कि यादृच्छिक चर जो है x यानी रैंडम वेरिएबल, वो क्या आना चाहिए, चित्त का आना। तो देखो यहां पर चित्त कितने, यानी हेड्स कब कब आ रहा है, एक बार तो यहां आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है और यहां पर आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अपन ये लिखेंगे यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर जो है वो क्या है, चित्त का आना, चित्त का आना, ये इसका यादृच्छिक चर या रैंडम वेरिएबल है x, ठीक है। ये अपन को स्टार्टिंग में क्वेश्चन में मेंशन करना होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या है इसमें। अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो x की वैल्यू या तो हो सकती है 0, एक बार भी हमारे पास चित्त नहीं आए, या x की वैल्यू क्या हो सकती है 1। x की वैल्यू 1 कब होगी, जब यहां पर देखो एक बार चित्त आ रखा है, यहां पर एक बार चित्त आ रखा है। या x की वैल्यू हो सकती है हमारे पास 2, कि दोनों ही बार मेरे पास क्या आ जाए, चित्त, ठीक है। तो ये रैंडम वेरिएबल्स हो गए, यादृच्छिक चर। अब इनकी प्रायिकताएं अपन को ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करने की बहुत आसान तरीका है, अपन ने पढ़ रखा है, सिंपल, ये तो सिंपल तरीके से हो जाएगा। कुल स्थितियां कितनी है, ये देखो 4, ठीक है। तो अपन यहां लिखेंगे कुल स्थितियां यानी टोटल कंडीशंस, टोटल कंडीशन कितनी हो गई, 4। अब x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए फॉर x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, देखो कि प्रायिकता है हेड कितना आना चाहिए 1, तो हेड आने की स्थितियां कितनी है, देखो 2 है। ऐसी स्थितियां जिनमें केवल एक बार हेड आ रहा है, तो इस स्थिति में भी एक बार हेड आ रहा है और इस स्थिति में भी एक बार हेड आ रहा है। तो देखो x बराबर 1 पर जो इसकी प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थितियां बट्टा कुल स्थितियां, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितनी है कि x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 मतलब क्या कि चित्त का आना कितनी बार, एक बार। तो चित्त 1 कितनी बार आया, हेड 1 कितनी बार आया, देखो एक यहां पर भी एक बार हेड आया और यहां पर भी एक बार हेड आया। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2, तो ये लिख देते हैं 2। और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने, 1 2 3 4, ये हो गए टोटल आउटकम। ये कट जाएगा, कितना आ गया 1/2। आई बात समझ में। अब चेक करते हैं x बराबर 0 पर, ठीक है। x बराबर 0 यानी एक भी बार चित्त नहीं आना, तो एक भी बार चित्त नहीं आने की कंडीशन कितनी है, 1। देखो यहां से इस चीज को समझना, x बराबर 0 का मतलब क्या, x क्या है यहां पर चित्त का आना, वो कितना है 0। एक भी बार चित्त नहीं आता यानी एक भी बार हेड नहीं आता, तो एक भी बार हेड नहीं आने की कंडीशन कौन सी है, ये वाली। तो ये कितनी है 1। x बराबर 0 पर px की वैल्यू, सॉरी 0, px की वैल्यू अपन को निकालनी है, यानी प्रायिकता निकालनी है। तो अनुकूल परिस्थितियां बट्टा कुल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थिति मतलब चित्त का आना कितनी बार, 0 बार। चित्त का आना 0 बार की कौन सी कंडीशन हो गई, टेल्स, दोनों बार क्या आएगी टेल्स। ये कंडीशन कितनी है 1, तो यहां पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। ये क्या आ गया 0, x बराबर 0 के लिए। अब अपन किसके लिए चेक करेंगे, x बराबर 2 के लिए। तो देखो यहां पर चेक करते हैं x बराबर 2 पर,
ठीक है, x बराबर 2 पर चेक करेंगे अपन प्रोबेबिलिटीज की, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 x बराबर 2 का मतलब क्या है यहां पर, x का मतलब है चित्त का आना, कितनी बार, 2 बार, तो चित्त 2 बार यानी हेड 2 बार आया, ऐसी स्थितियां कितनी है, एक, मात्र ये वाली, ये केवल एक ही ऐसी स्थिति है जिसमें 2 बार हेड आया है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, अनुकूल परिस्थिति कितनी होगी, 1, ठीक है, और कुल परिस्थितियां कितनी है, 4, 1 2 3 4, तो देखो 3 रैंडम वेरिएबल, 3 यादृच्छिक चर 0 1 2 के लिए अपन ने प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकताओं के मान निकाल दिए, ये वाली और ये वाली। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसका बंटन अपन को बताना है, तो बंटन कैसे बताएंगे भाई, इसको एक टेबल के फॉर्मेट में लिखना है, सिंपल सी बात है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा अपन को नहीं करना है। तो देखिए यहां पर इसको टेबुलेट करते हैं और हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा, बस इतना सा हमको इस क्वेश्चन के अंदर करना है, बहुत इजी है, और 6 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार इस एक्सरसाइज से। तो एक तो यहां पे लिखेंगे अपन x और यहां पे लिखेंगे अपन px, ठीक है। अब देखो x की वैल्यूज क्या क्या है, 0 1 2, ये लिख दो 0, यहां पे लिख देंगे 1 और यहां पे लिख देंगे 2। अब देखो x बराबर 0 पर कितनी है वैल्यू, 1/4, यहां लिखेंगे 1/4, x बराबर 1 पर कितनी है, 1/2, यहां लिख देंगे 1/2, और यहां पर भी कितनी हो जाएगी, 1/4। बस ये तीनों चीजें अपन ने निकाल दी, तो हमारे पास ये प्रायिकता बंटन यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब ये अपन ने सही किया है गलत किया कैसे पता पड़ेगा, जैसा कि पहले प्रश्न में किया था, ये प्रायिकताओं का अगर जोड़ यानी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 आता है, तो अपन अपना आंसर कैसा है, सही है। तो देखो 1/4 1/2 1/4, तीनों को ऐड करते हैं, 1/4 यहां पे आ जाएगा 1/4 और यहां पे 1/2, लसअप आया 4, 4 का भाग 4 एक बार, 4 का भाग 4 में एक बार, 4 का भाग 2 में 2 बार, कितना आया 4/4, आंसर कितना आएगा 1। तो इन सभी प्रायिकताओं का योग हमारे पास कितना मिल रहा है, 1, यानी ये जो दी गई यादृच्छिक चर है उनके संगत जो प्रायिकताओं के मान है वो क्या है, संभव है, यानी हमारा जो आंसर है वो कैसा है, करेक्ट है। ये आपको चेक करने के लिए सिर्फ बताया है, ये जो प्रोसेस अपन ने किया है वो सिर्फ चेक करने के लिए, एग्जाम में आपको शो नहीं करना, एग्जाम में इतना कर देंगे, टेबल बना देंगे, प्रायिकता बंटन हो गया, हमारा आंसर पूरा, कोई नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमको जो दे रखा है उसमें दे रखा है कि 4 तो खराब संतरे हैं यानी बैड ऑरेंजेस है, ठीक है, इसको अपन B से रिप्रेजेंट करते हैं, बैड यानी 20, और 16 अच्छे संतरे हैं, अच्छे संतरों को G से यानी गुड, तो बैड ऑरेंजेस कितने हैं हमारे पास 4 और गुड ऑरेंजेस कितने हैं 16, ये इन दोनों गलती से मिक्स हो गए, ठीक है। तो अपन शुरुआत में लिख देते हैं कुल संतरे यानी टोटल ऑरेंजेस, ठीक है, तो टोटल ऑरेंजेस कितने हो गए 16 और 4 20। अब ये दोनों अपन को पता पड़ गया गलती से मिक्स हो गए, अब ये कह रहा है इनमें से 2 संतरों को निकालना है, 2 संतरों को निकालना है, 2 संतरे निकालने पर ये कहता है 2 संतरे अगर उसमें से निकाले जाएं तो खराब संतरों को अगर यादृच्छिक चर माना गया है, तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर अपन को दे दिया है कि यादृच्छिक चर जो है वो क्या है, बैड ऑरेंजेस, यानी बी वाला जो पार्ट है वो यादृच्छिक चर यानी x लेट करना है अपन को, ठीक है। तो 2 संतरे निकालने पर यादृच्छिक चर अगर खराब संतरे हो तो प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, सिंपल है। तो देखो 2 संतरे निकालने, तो या तो क्या होगा कि यादृच्छिक चर की वैल्यू अगर 0 हो, यानी अगर 2 संतरे निकालें और दोनों ही कैसे आ जाए अच्छे, जैसे 2 संतरे निकाले तो दोनों ही कैसे आ गए गुड, तो उस वक्त x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, x की वैल्यू 0 यानी खराब संतरे कितने हैं 0 हैं, तो 2 संतरे निकालने पर दोनों ही संतरे यानी ऑरेंज जो है वो खराब नहीं हो और कैसे हो अच्छे, तो वो कंडीशन क्या होगी, दोनों G हो जाएंगे यानी गुड। अब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 का मतलब क्या कि 2 संतरे निकालने में से एक संतरा क्या हो खराब हो, तो उसकी स्थिति क्या बनेगी, एक संतरा अच्छा आएगा और एक खराब आएगा, या क्या स्थिति आएगी, एक संतरा खराब आएगा और दूसरा संतरा कैसा आएगा अच्छा,
तो ये दो कंडीशन बनेगी। कब? जब दो संतरे निकाले जाए और उसमें से एक कैसा हो? खराब हो। तो एक खराब, पहले वाला अच्छा दूसरा खराब, या पहला खराब दूसरा अच्छा, ऐसी दोनों कंडीशन, या तो ये बनेगी या ये कंडीशन बनेगी। ठीक है। और तीसरी कंडीशन x बराबर 2। x बराबर 2 का मतलब क्या? यादृच्छिक चर x, मतलब जब अपन निकालेंगे, दो संतरे निकालने, तो और दोनों ही कैसे हो? खराब हो, यानी दोनों ही कैसे मिल जाए? बैड। तो ये तीन कंडीशन बनेंगे। अपन को ये पता पड़ना चाहिए कि यादृच्छिक चर क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है यादृच्छिक चर है, यानी संतरे कैसे है? खराब है। ठीक है। अपन को संतरे निकालने कितने हैं? 2। तो अपन का इनपुट है निकालने का, वो कितना है? 2। अब उसमें x की वैल्यूज अपन को डिफरेंट करें कि दो निकालें, दोनों ही कैसे आ जाए? गुड आ जाए। दो निकाले, उसमें से एक खराब आए, तो एक खराब आने की स्थितियां दो बनेगी, या तो अच्छा खराब या खराब अच्छा। ठीक है। और x बराबर 3, x बराबर 2, यानी दोनों संतरे निकाले और दोनों ही कैसे हो? खराब हो। तो दोनों खराब होने की कंडीशन क्या हो जाएगी? बीबी, यानी दोनों ही बैड। तो अपने पास रैंडम वेरिएबल्स तो आ गए, अब इनकी अपन को क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो देखो, अपन यहां पर स्टार्ट करते हैं इसको। तो x बराबर 0 पर, ऑन x इक्वल टू 0, x बराबर 0 का मतलब क्या? दोनों एक ऐसी कंडीशन है, गुड कंडीशन है। तो अगर दो संतरे निकालें और दोनों ही कैसे आ गए? अच्छे, तो कुल परिस्थितियां कितनी हैं? देखो 20। ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? x बराबर 0 पर दोनों संतरे अच्छे होंगे। तो x बराबर 0 का मतलब क्या? कि बैड ऑरेंजेस कितने हमारे पास? 0। तो दोनों ऑरेंजेस कैसे होंगे? गुड होंगे। तो गुड होने की कंडीशन कितनी है? देखो 16, और कुल परिस्थिति कितनी है? 20। तो पहला संतरा जब मैंने निकाला, 20 में से पहला संतरा निकाला, वो कैसा है? अच्छा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 16/20, यानी ये क्या हो गया? अनुकूल परिस्थिति बट्टा कुल परिस्थिति। एक संतरा निकाला, अब एक संतरा निकाल के रख दिया, अब कौन सा निकालना है? दूसरा संतरा। तो दूसरा संतरा निकालना है। अब 20 में से एक निकल गया तो कितने बचे? 19। और अच्छे में से 16 में से एक निकल गया तो कितने बचे? 15। तो अनुकूल कितने हो गए? 15, और कुल कितने हो गए? 19। आई बात समझ में? बस ये आपको पता होना चाहिए कि एक निकालने के बाद दूसरा जब अपन करते हैं तो उसको इनटू करते हैं। 16.12 के अंदर मैंने पूरा समझा रखा है, आप देख लेना। अब इसको कट करते हैं। देखो 5 × 15, 5 × 4 = 20, 4 से कटेगा 16, 4 × 12/19। यहां पे लिख देते हैं इसको। देखो 4 × 12/19। क्लियर? ये तो हुई x बराबर 0 पर। अब करते हैं x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 का मतलब क्या? या तो कंडीशन क्या होगी? एक आएगा बुरा, एक आएगा अच्छा, या क्या होगा? एक आएगा अच्छा और दूसरा आएगा बुरा। ये कंडीशन हो सकती है। तो BG, यानी एक आएगा, पहले कौन सा वाला आएगा? बुरा वाला। तो देखो खराब कितने हैं? 4। ये खराब है 4। टोटल कितने थे अपने पास? 20। एक निकाल दिया, एक संतरा निकाला, बैड ऑरेंज आया, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। तो अब अपने पास कितने बच गए? 19। अब कौन सा निकालना है? अच्छा। तो अच्छा निकालने की प्रायिकता, अच्छे कितने हमारे पास? 16। तो यहां लिखेंगे 16, और यहां पर क्या आएगा? 19। ये आ गए इसकी वैल्यू। ठीक है। अब या क्या शब्द है? या तो ये या ये। तो जब भी देखो, अगर आपने पहले वाली थियरी नहीं पढ़ रखी है तो आपको सिंपल इतना सा बता दूं, अगर ये या तो ये कंडीशन बनती है या ये बनती है, तो जब भी ये या और आता है ना बीच में इसके, तो उस वक्त अपन बीच में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक आना चाहिए गुड, गुड यानी 16, टोटल कितने हैं? 20। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिस्थिति यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है। और इनटू दूसरा क्या आना चाहिए? बैड। बैड कितने हैं? 4। ये 4, और अब कितने बच गए? 19, क्योंकि एक अपन ने निकाल दिया था।
ठीक है, अच्छा निकाल दिया तो 20 में से एक गया तो कितने बचे 19, तो 19 अपन ने यहां लिख दिया। और ये बैड निकालने हैं खराब वाले, तो खराब वाले कितने 4, बस इसको सॉल्व कर दे। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब भी ये या वाली कंडीशन बनती है ना, तो ये जो भी टर्म्स बनती है वो एक जैसी टर्म बनती है हमेशा, ये ध्यान रखना आप। जैसे 4/20 16/19, तो देखो 4/20 16/19, बात एक ही, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो जब लंबी कंडीशन बनेगी ना, यहां पर तो दो ही बनी, या ये, आगे वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें बड़ी बड़ी स्थितियां बनेंगी। तो उन स्थितियों के अंदर अपन क्या करेंगे, एक लिख देंगे, बाकी जितनी बार होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, देखो ये कट जाएगा कितनी बार, 4 पंजे 20, तो यहां पर कितना बचेगा, ये कटने की है नहीं, 16/19 पंजे 95 प्लस का, फिर से ये क्या टर्म बनेगी 16/95, ठीक है। तो 16/95 यहां पे भी, 16/95 यहां पे भी, लसअप लेंगे इसका 95 आएगा, और 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा किसके लिए, x बराबर 1 पर। अब x बराबर किसके लिए करना है, 2 पर। देखो दो संतरे निकाले और दोनों ही कैसे आ जाएं, बैड आ जाएं, यानी खराब संतरे आ जाएं। तो x बराबर 2 पर स्थितियां क्या बनेगी, दोनों कैसे आ जाएं, खराब संतरे यानी बैड ऑरेंजेस। तो ये देखो, तो पहला संतरा जब निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ये सारे अपन ने क्या निकाली है, प्रोबेबिलिटी। देखो यहां पे लिखना है Px इज इक्वल टू 0 पर, ये निकाली अपन ने Px इज इक्वल टू 1 पर, ये निकाल रहे हैं Px इक्वल टू 2 पर। x बराबर 2 पर Px 2 की वैल्यू। तो अब देखो ये कंडीशन क्या बनेगी, पहला संतरा मैंने निकाला, वो पहला संतरा कैसा आना चाहिए, खराब आना चाहिए। तो अनुकूल परिस्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई 4, टोटल कंडीशन कितनी हो गई 20, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा, यानी 20 में से एक निकाल दिया तो कुल परिस्थितियां कितनी बची, 20 में से एक गया तो 19, और अनुकूल परिस्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन 4 में से एक चली गई तो कितनी बचेगी 3। तो देखो कुछ कटता है तो यहां पे लिख देते हैं, 4 पंजे 20 और 3/19, 19 पंजे 95, ठीक है। तो देखो ऊपर तो बच गया 3 और 19 पंजे 95। तो अपने पास तीनों रैंडम वेरिएबल्स पर, यादृच्छिक चरों पर प्रायिकताओं के मान आ गए। देखो एक तो ये आ गया प्रायिकता का मान, एक दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों को एक टेबल बना के लिख देते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, यहां लिखते हैं x और यहां लिखते हैं px, ठीक है, कैपिटल लिखना है, px लिखते हैं बस। अब देखो x की डिफरेंट वैल्यूज 0, 1 और 2, और इसकी हमें वैल्यूज लिखनी है। देखो प्रोबेबिलिटी कितनी आई इसकी 12/19, इसकी आई है 32/95, और इसकी आई हमारे पास 3/95। तो बस ये प्रोबेबिलिटीज ऊपर वाली और नीचे वाले इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इनको ऐड करने पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए 1, अगर नहीं आता है तो आंसर सही नहीं है, और 1 आ जाता है तो हमारा किया हुआ आंसर एकदम सही है। तो इसको यहां पर एक बार ऐड करके देख लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए। जरूरी नहीं है कि आप ये करके देखें, बस आपको खुद को पता पड़ जाएगा हमारा आंसर सही है या गलत है। 12/95 सॉरी 19 और 32/95 और 3/95, तो एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, 19 का भाग 95 में 5 बार, 12 पंजे, और यहां पर 32, यहां पर 3, तो देखो 3 और 2 5 और 6 और 3 9, 95/95, आंसर कितना आएगा 1। और आंसर 1 आता है सभी प्रायिकताओं का योग, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाता है तो हमारे किया हुआ आंसर ये जो है, ये टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रायिकता बंटन कैसा है, सही है, ये अपन को पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है, जिसमें एक बक्सा है, ये दे रखा है कलश के अंदर, ठीक है। तो एक कलश में 4 तो सफेद और 3 लाल, यानी 4 तो व्हाइट और 3 जो है वो रेड बॉल्स पड़ी है हमारे पास। उसमें से 3 बॉलों को अपन को बाहर निकालना है रैंडमली, यानी बिना देखे उसमें से 3 बॉल अपन को रैंडमली बाहर निकालनी। अब ये कहता है बॉल जो है वो लाल लाने को अपन को यादृच्छिक चर लेना है। यही कहता है प्रश्न में, कह रहा है कि
लाल गेंद की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता बंटन ज्ञात करने के लिए अपन को यादृच्छिक चर पता होना चाहिए। अब किसके लिए कह रहा है? लाल गेंद के लिए। तो यहां पर यादृच्छिक चर यानी रैंडम वेरिएबल x जो है, यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल x, वो जो है वो क्या हो गया? लाल गेंद। ठीक है, लाल गेंद, या अपन इसको इंग्लिश में सिर्फ शॉर्ट में R बताते हैं, यानी ये जो व्हाइट और रेड है उसका W और इसका R। तो अपन को गेंद कितनी निकालनी है? 3। तो देखिए क्या स्थितियां बन सकती है। 3 बॉलें निकाली और तीनों कंडीशन, तीनों कैसी आ गई? व्हाइट आ गई। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। x की वैल्यू 0 का मतलब क्या? वापस से समझिएगा, x मतलब लाल गेंद। अब x बराबर 0 का मतलब क्या? लाल गेंद 0। तो लाल गेंद 0 यानी कौन सी गेंद हो जाएगी? व्हाइट। और 3 बॉल है तो तीनों कैसी आ जाएगी? व्हाइट। WWE नहीं, केवल क्या? WWW। ठीक है। अब दूसरा, x की वैल्यू कितनी है? 1। x की वैल्यू 1 का मतलब क्या? एक बॉल कैसी आ जाएगी? लाल आ जाएगी, क्योंकि अपना x की मान मतलब क्या है? लाल गेंद। ठीक है, तो x का मान 1, तो 1 क्या होता है? 1 मतलब एक लाल गेंद। तो देखो इसमें से एक लाल गेंद यानी एक तो R, फिर WW, या WRW, या WWR। ये 3 कंडीशन बनेगी। कब? जब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू है 1 यानी लाल गेंद 1। लाल गेंद 1 आने के तरीके कितने हो सकते हैं? पहले पे आए, दूसरे पे आए, या तीसरे पे आए। क्लियर है? अब x बराबर 2। x बराबर 2 का क्या मतलब? x बराबर 2 का मतलब लाल गेंद कितनी आनी चाहिए? 2। तो देखो लाल गेंद 2 आने की जो स्थितियां बनेंगी वो क्या होगी? RRW, या RWR, या WRR। ये कंडीशन बनेगी किसके लिए? x बराबर 2 के लिए। आ रही है बात समझ में? अब तीसरी जो कंडीशन है, 3 गेंद निकालनी, यानी x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 का मतलब क्या? लाल गेंद आनी चाहिए कितनी? 3। यानी 3 निकाले और 3 कैसी आ जाए? लाल आ जाए। तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी? RR और R। यानी तीनों कंडीशन, रेड आने की स्थितियां, 2 रेड आने की स्थितियां ये 3, 1 रेड आने की स्थिति ये 3, और एक भी रेड नहीं है उसकी स्थिति 1। तो इन चारों का अपन को प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। ये तो मैंने स्थितियां समझाई आपको सिर्फ अभी। अब इसको करना है। देखो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए x से ऊपर से ही कर देते हैं ताकि पूरा बोर्ड यूटिलाइज हो जाए। देखिए यहां से शुरू करते हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर इसकी अपन को px0 निकालना है। ठीक है, px0 यानी ये टोटल कंडीशन, WWW यानी तीनों बॉल्स कैसी आई? व्हाइट। तो अपने पास कुल परिस्थितियां पता होनी चाहिए। बुक के अंदर अपन को देख लेते हैं। 4 तो सफेद और 3 लाल। तो 4 तो सफेद थी और 3 कैसी थी? लाल। तो कुल कितनी गेंद हो गई अपने पास? 7 गेंदें। समझ में आ गई? ये अपने पास टोटल हो गई। अब अपन को निकालना है। देखो पहली गेंद निकाली मैंने। ठीक है, इसकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं? पहली गेंद निकाली तो 7 में से एक, टोटल परिस्थिति बॉलें कितनी है? 7। पहली टोटल कंडीशन अपने पास 7 थी, उसमें से एक व्हाइट निकाली मैंने, ये वाली। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 4/7। फिर दूसरी व्हाइट बॉल निकाली तो 7 में से एक तो जा चुकी है, तो टोटल कंडीशन कितनी बचेगी? 6। क्लियर है? और इसमें से भी एक जा चुकी है तो 4 में से एक गई, कितनी बचेगी? 3। अब क्या होगा? इसमें से एक निकल चुकी है तो टोटल कंडीशन हमारे पास कितनी आ जाएगी? 5। और 3 में से भी एक निकल चुकी है तो अब कितनी बचेगी? 2। सिंपल है। तो ये वैल्यू होगी x बराबर 0 पर। देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया तो नीचे बचा 7 और 5 35। ये लिखेंगे नीचे तो यहां पर 35, 7 और 5 35 और 4 अकेला रहेगा ऊपर, तो 4/35। किसकी वैल्यू है? x बराबर 0 पर। प्रायिकता कितनी आई हमारे पास? 4/35। अब निकालना है हमें देखो x बराबर 1 पर। तो यहां लिखते हैं x बराबर
1 पर। किसकी वैल्यू निकालनी है? प्रायिकता। ठीक है, तो अब देखो कंडीशन क्या बनेगी, RWW, यानी पहले तो टोटल कंडीशन जो है वो कितनी है? 7। उसमें से मेरे को एक क्या निकालनी है? रेड निकालनी है। तो देखो टोटल कंडीशन 7 में से एक रेड बॉल निकालनी है, ये वाली। तो यहां पर बचेगी 3। टोटल 3 कंडीशन है रेड निकलने की, और टोटल यहां पर 7 है। अब दूसरी क्या है? W। 7 में से एक बॉल निकल चुकी है, तो हमारे पास टोटल कितनी बचेगी? 6। और अब W है, W कितनी है हमारे पास? 4। तो यहां लिखेंगे 4। और फिर एक और क्या हमारे पास? एक और W की वैल्यू। तो W यानी अब 6 में से एक निकल चुकी है, तो अब कितनी बचेगी? 5। और 4 में से एक जाएगी तो बचेगी 3। तो ये किसकी कंडीशन हो गई? RWW की। अब अपन को क्या चाहिए? या को मैंने पहले ही आपको समझाया था क्या करना पड़ेगा। ये तो बना दिया, यहां पे लगेगा प्लस, और WRW ये क्या कंडीशन बनेगी आगे पीछे। तो देखो, और यहां पर भी सेम टू सेम कंडीशन बनेगी। तो टोटल कंडीशन कितनी है? 1, 2 और 3। क्लियर है? तो 3 कंडीशन बन रही है, तो इसको भी ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिएगा, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लिख के इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? 3 से, तो भी आंसर सेम ही आएगा। या इसके एक बार इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूं, अगले स्टेप में अपन उसी मेथड से करेंगे। जैसे WRW, तो W मतलब क्या? व्हाइट बॉल आना। व्हाइट बॉल आना यानी 4। अनुकूल परिस्थिति 4, अनुकूल परिस्थिति 4/7। फिर देखो दूसरा क्या है? रेड। तो अब अपॉन में क्या बचेगा? 6, और रेड कितने अपने पास? 3। फिर देखो एक अपॉन में से निकल गई तो बची 5, और तीसरा क्या निकालना है? W। तो W कितना बच गया अपने पास? यहां पर था 4, फिर आया रेड, तो फिर यहां पर क्या बचेगा? 3। देखो ऊपर 2 बार 3, यहां पर भी ऊपर 2 बार 3 और 4, और 7, 6, 5, यहां पर भी 7, 6, 5। तो अल्टीमेटली ये के टर्म बनेगी तीसरे बार के अंदर भी। देखो तीसरा भी सॉल्व कर देते हैं, WWR। तो W का, पहले W का मतलब क्या? 4 व्हाइट में, अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई? 4, और कुल परिस्थिति कितनी है? 7। तो ये हो गया 4/7 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां से देखो दूसरा W, यानी दूसरा W, एक व्हाइट तो अपन ने निकाल दी 4/7। तो अब कितनी बची हमारे पास? 6, और व्हाइट में से भी एक कम हो गई तो कितनी बच गई? 3। अब तीसरा क्या बचा अपने पास? R। तो R का मतलब क्या? रेड बॉल। तो रेड कितनी है हमारे पास अभी? 3, और इसमें से एक कम हो गई तो कितनी बचेगी? 5। तो देखो 6, 7, 6, 5, तो 7, 6, 5, बार बार वही टर्म बनेगी। 4, 3, 3, तो 4, 3, 3, हर बार एक लिख के उसको जितनी बार, ये जैसे एक अपन ने कंडीशन बना दी, अब 1 और 2, यानी टोटल कंडीशन कितनी है? 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो देखो यहां पर सॉल्व करते हैं इसको, कोई कटता हो तो कुछ काट देते हैं। ये रहा 2 बार कट गया ये, और यहां से 2 बार कट गया, और तो कुछ मेरे को कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी ये क्या बचा? 3 दूनी 6, यहां पर आएगा 6, और अपॉन में 7 पंजे 35, तो 6/35 प्लस ये भी इसी प्रकार कटेगा 6/35 प्लस 6/35। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से गुणा कर दो, 6 × 18, 18/35, ये इसका प्रायिकता की वैल्यू होगी। तो देखो इतना जगह अपने पास थोड़ी कम है, इसलिए इसको डायरेक्ट मैं यहां पर लिख देता हूं 18/35 इस जगह पे। तो ये जो वैल्यू है ये मैं इस जगह पे लिख देता हूं 18/35। ठीक है, किसकी वैल्यू? x बराबर 1 पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ गई। अब तीसरी वैल्यू के लिए अपन इसको सॉल्व करेंगे, किसके लिए? x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर कंडीशन क्या है? देखो ये 3 कंडीशन। ठीक है, तो इसके लिए बनाते हैं इस जगह पे, x बराबर 3, 2 पर, x बराबर 2 पर। ठीक है, तो देखो अब इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज अपन को फाइंड आउट करनी है, तो x बराबर 2 पर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म सबसे पहले अपन को क्या है? RRW। तो फिर से वो लिखते हैं, देखो व्हाइट बॉल कितनी है? 4,
और रेड बॉल्स कितनी है 3, यही है। व्हाइट तो है 4 और रेड है 3, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 7। ये अपन को पता होना चाहिए, तभी अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब सबसे पहले आर आर डब्ल्यू, तो पहला आर यानी एक रेड बॉल, तो एक रेड बॉल आने की स्थिति कितनी है 3, कुल परिस्थिति कितनी है टोटल 7। दूसरे कंडीशन क्या कह रहा है, आर एक और आर चाहिए, तो 3 में से एक तो चली गई, अब क्या बचेगी 2, और 7 में से एक चली गई तो क्या बचेगी 6, ठीक है। तो अब तीसरा क्या है अपने पास डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी व्हाइट बॉल, व्हाइट कितनी है हमारे पास 4, इसमें से एक जा चुकी है तो कितनी बचेगी 5। तो ये अपन ने इसको डिनोट कर दिया। अब क्या, या तो ये आएगा, या क्या आ सकता है ये वाला, तो जैसे ही या का प्रयोग करते हैं और, तो इसमें क्या करते हैं अपन प्लस लगा देते हैं यहां पे, ठीक है। तो इसको प्लस लगा के सॉल्व कर रहे हैं। देखो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बन रही है यहां पे, आर डब्ल्यू आर, तो आर यानी पहला रेड, रेड कितनी है यहां पर 3, देखना रेड है 3, टोटल कंडीशन बॉलें कितनी है हमारे पास 7, फिर करना है मल्टीप्लाई। दूसरा क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारे पास कितनी है 4, और एक बॉल कम हो चुकी है तो क्या आएगा 6। यहां पर तीसरी कंडीशन क्या होगी आर वाली, यानी देखो तीसरी भी रेड निकालनी है अपन को, तो रेड इसमें से एक तो जा चुकी है तो यहां पर क्या बचेगी 2, और यहां पे भी एक जा चुकी है तो 5। यहां से थोड़ा तक क्लियर दिख जाए, तो देखो यहां पर भी क्या बन रहा है 3 2 4, यहां पर भी बन रहा है 3 2 4, नीचे क्या है 7 6 5, यहां भी 7 6 5, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएगी। और तीसरी कंडीशन देखो यहां पर, पहला तो बन रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी व्हाइट बॉल, व्हाइट कितनी है हमारे पास 4, ये ऐसे थी, व्हाइट तो है यहां पर 4 और रेड है हमारे पास 3, टोटल कितनी हो गई 7। तो सबसे पहले व्हाइट है हमारे पास 4, तो कुल परिस्थिति तो व्हाइट की 4 और टोटल कंडीशन कितनी हो गई 7, तो 4/7। अब देखो रेड निकाली, तो रेड कितनी है हमारे पास 3, और एक इसमें से जा चुकी है तो क्या आएगी 6। अब फिर से एक रेड और निकालनी है, तो 3 में से एक जा चुकी है तो टोटल कितनी बचेगी 2, और 5 में से भी एक जा चुकी है तो कितनी बचेगी, 6 में से भी एक जा चुकी है तो कितनी बचेगी 5। तो ये कंडीशन इसकी बनेगी। अब इसको ऐड कर देते हैं, किसी को एक को सॉल्व करते हैं, बाकी को 3 से गुणा कर देंगे। देखो ये यहां पर 4 था, ठीक है, तो ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। अब यहां पे कुछ नहीं बचा, केवल क्या बचा 4/7 35, तो यहां लिखते हैं देखो 4/35, ये भी सेम टू सेम बनेंगे दोनों ब्रैकेट, तो यहां पर भी सेम चीज लिख देते हैं 4/35 प्लस का 4/35, ठीक है। तो 35 तो टोटल लसअप आ गया, और इसको 3 बार गुणा करना है, तो 4 तिया 12, 12/35, ये हमारा इसका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी। तो मैं डायरेक्ट इसको यहीं पे लिख देता हूं, देखिए प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आई हमारे पास 12/35। अब हमारे पास एक चौथी कंडीशन और बचती है x बराबर 3 के लिए। तो x बराबर 3 के लिए जो कंडीशन बनेगी उसका क्या मतलब है, x बराबर 3 के लिए जो कंडीशन बन रही है, यानी तीनों आर आर आर, तीनों कैसी आएगी रेड बॉल्स। तो देखो इसको यहां पर करते हैं, x बराबर 3 पर कंडीशन आएगी, देखो तीनों रेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। x बराबर 3 पर क्या आएगी, सबसे पहले इसको लिखेंगे 3/7, ये अनुकूल परिस्थितियां और ये कुल परिस्थिति, तो 3/7, फिर एक गेंद निकल जा चुकी है तो 3 में से एक चली गई तो कितनी बची 2, और यहां पर क्या आ गई 6, 2 में से एक चली गई तो कितनी बची 1, यहां पर क्या आ गई 5। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो ये कट गई कितनी बार 2 बार, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर तो बच गया 1, और अपॉन में क्या आ गया 7×5 35, बस। तो देखो 3 कंडीशन हो गई। x बराबर 1 पर सबसे पहले x बराबर 1 पर कितना आया 18/35, x बराबर 0 पर कितना आया 4/35, x बराबर 2 पर 12/35 और 3 पर 1/35। तो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लिखते हैं, देखो कैसे, यहां तो लिखेंगे x और यहां पे क्या आएगा px, बस। तो सबसे पहले x बराबर 0 1 2 और 3, ये टेबल बना दी, ठीक है। अब बस इस टेबल को सॉल्व करते हैं। px की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0 पर 4/35,
ये आया 4/35। 2 पर कितनी आई देखो, 1 पर कितनी आई 18/35, तो ये लिख दिया अपन ने 18/35। 2 पर कितना आया 12/35 और 3 पर कितना आया 1/35। बस इनको, ये इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनको ऐड करके देख लीजिए। अगर वैल्यूज जो हैं वो इसके बराबर 1 आ जाती है तो अपन कह देंगे कि भाई ये हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है। तो ऐड कर लो 1/35 प्लस 4/35 प्लस 18/35 प्लस का 12/35। तो लसापा तो कॉमन आ गया इसका, कितना आया 35। इन सबको ऐड कर दो, 4 और 1 5 और 18 प्लस 12, तो 12 और 18 कितना हो गया 30, 30 और 5 35, 35/35। 35 को 35 से काट दिया, कितना आया 1। तो हमारा जो प्रायिकताएं मिली हमको ये वाली, उन सब का मान कितना आ रहा है 1। तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल है उनके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकताएं दे रखी है, उनका मान जो दे रखा है वो उनका सम कितना आ रहा है, जोड़ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये वैल्यूज हमारे लिए सही निकाली हमने, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा।